अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की नया सबक पढ़ेंगे, नई क्लास करेंगे। और पिछले वीडियो में हम जो डिस्कस किए थे वो ये था कि मुकम्मल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन सेक्शन है या जो है एनालिसिस पार्ट है, और एक खाका बतलाने की कोशिश की गई थी कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ़ स्टेजेस कैसे होते हैं और किस तरीके से ये साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट मुकम्मल होती है, वाटर रिसोर्स से शुरू होकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, फिर कंज्यूमर्स यानी कि पीपल से होते हुए सीवेज बनकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिर से जो है ट्रीटमेंट के बाद आपके वाटर रिसोर्स तक पहुंचने का जो साइकिल है, ये पिछली क्लास में हम पढ़े थे और उस बारे में डिस्कस किए थे। आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, यूनिट प्रोसेसेस होते हैं, उस बारे में पढ़ने, सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज 4 मार्च 2021 है। आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले ये हमको जानना ज़रूरी है कि हमारा ये जो मकसद है, हम ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये फैसिलिटी जो दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, हमारे क्या मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि हम अच्छी क्वालिटी का वाटर, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर हम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, यानी कि गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी। अब अच्छी क्वालिटी का पानी, साफ़ पानी, और जो दिखने में भी साफ़ हो, एस्थेटिकली भी प्योर हो, और जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी सही हो, इस किस्म का पानी हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर हम का मतलब गवर्नमेंट ये पानी फैसिलिटी लोगों तक नहीं देगी तो लोग क्या करेंगे, लोग दूसरे वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंड होंगे, यानी कि सब सरफेस वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंड होंगे, और वो साफ़ रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जब ये चीज़ है तो शहर में, स्टेट में, मुल्क में बीमारियां फैलने के चांसेस है। तो हमारा मकसद ये है कि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर देंगे टू अवॉइड डिजीज़ेस, यानी कि बीमारी, टू अवॉइड डिजीज़ेस। बीमारियों से यानी कि रोकथाम के लिए हम साफ़ पानी पहुंचाना चाह रहे हैं। अब साफ़ पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी भी तो उतनी होनी चाहिए जितना लोगों का रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्वालिटी के साथ साथ हमको सही मिक़दार में, जो मिक़दार होनी चाहिए उस मिक़दार में पानी सप्लाई करना है, तो क्वांटिटी भी होगी। क्वांटिटी यानी कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके बाद जब ये फैसिलिटी आप लोगों तक पहुंचाए हैं तो उसके बाद क्या है, इसका मॉनिटरिंग होना है, इसका मेंटेनेंस होना है, ताकि लोगों को ये भरोसा हो सके कि आप जो पानी पहुंचा रहे हैं, जो गवर्नमेंट पानी पहुंचा रही है, जो वाटर बोर्ड्स पानी पहुंचा रहे हैं, वो सही पानी है। तो क्वालिटी चेक्स यानी कि लेबॉर्ट्री में फ़िज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स का जो एग्ज़ामिनेशन है वो एग्ज़ामिनेशन होना है, उसके टेस्ट होना है, उसके लैब रिपोर्ट्स बनने हैं, फिर उसको WHO के जो यानी कि गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उससे मैच करेंगे, और उस रेंज में अगर वो होगा तो उसको सही माना जाएगा, और उस रेंज में वो नहीं होगा तो फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस को पर देखा जाएगा कि कहाँ पर गलती है। तो ये हमारे चंद मकासद थे
जो जिसकी वजह से हम वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्वालिटी को जांचने के लिए हम लेबॉरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेबॉरेटरी में टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी का अंदाज़ा कैसे होगा? पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से होगा, और जो एरियाज़ हैं, डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ऑफिशियल यानी के एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से होगा। तो पॉपुलेशन फोरकास्ट होना, फिर उसके बाद पर कैपिटा डिमांड मालूम होना, उसके बाद आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। तो जब क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको आ जाएगी तो अब हमको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू करना है। तो वो कैसा करना है, देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये वाटर रिसोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर है, कुछ भी सोर्स, यानी कि नदी है, कुछ भी आपके यानी कि तालाब है, रिजर्वायर है, कैनाल है, सोर्स है। अब सोर्स से पानी आएगा, कैसे आएगा? इनटेक स्ट्रक्चर के ज़रिए आएगा। इंटेक स्ट्रक्चर कहाँ होता है? इंटेक स्ट्रक्चर सोर्स के पास होता है, वाटर रिसोर्स के पास होता है, ताकि पानी को वहाँ से वाटर रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाए क्वांटिटी के हिसाब से, डिस्चार्ज के हिसाब से, और उस डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आएगा तो हम स्क्रीन्स लगाएंगे। स्क्रीन्स का मतलब जालियाँ, इस तरीके से जालियाँ। इसमें कोर्स स्क्रीन यानी कि बड़ी बड़ी जालियाँ, और फाइन स्क्रीन यानी कि छोटी जालियाँ, मतलब जो स्पेसिंग है वो कम वाली, स्पेसिंग ज़्यादा वाली जाली, कम वाली जाली। पहले कोर्स स्क्रीन लगाएंगे, फिर बाद में फाइन स्क्रीन लगाएंगे। और स्क्रीन आपको ऐसे नज़र आ रहा है, हम जब लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके ट्रीटमेंट है, यानी कि आपका ड्रेन है, ये पानी ऐसा आ रहा है, तो ये जो स्क्रीन्स ऐसे नहीं लगाएंगे। ये वाटर का फ्लो डायरेक्शन अगर है तो स्क्रीन ऐसे नहीं लगाएंगे, बल्कि स्क्रीन कैसे लगाएंगे? स्क्रीन तिरछा लगाएंगे, यानी कि इंक्लाइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इंक्लाइन? इंक्लाइन लगाने से जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे पानी फ्लो है, तो ऐसा पानी आ रहा, इसमें से पानी जा रहा, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर आप तिरछा कर देंगे तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ, ये भी वर्टिकल, ये इंक्लाइन लेंथ जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये लेंथ ज़्यादा रहती है दोनों से, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यानी कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जालियों को, स्क्रीन्स को हम एंगल पर लगाते हैं, यानी कि इंक्लाइन लगाते हैं। और जाली होती कैसी है? होती ऐसी है। अब स्क्रीन्स लगाने का मकसद बड़े जो पार्टिकल्स हैं, बड़े यानी कि जो चीज़ें हैं, जैसा कि कपड़ा है, पॉलीथीन है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो रुक जाए, ठीक है। ये हमारा मकसद है। इसके बाद पानी जाता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है? ग्रिड चैम्बर में जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स भी देखिए आप,
सेटलेबल सॉलिड्स, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो नीचे बैठ सकते हैं अपने वज़न से, उनकी यानी कि डेंसिटी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है, वो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, अपने वज़न से ही बढ़ जाते हैं। जैसा कि पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर हैं या मट्टी है और जो है दीगर जो है यानी कि कंकर टाइप जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद वो बढ़ जाते हैं, उनको कोई हमको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वैसे चीज़ों के लिए एक चैम्बर बनाया जाता है या टैंक टाइप बनाया जाता है जिसमें वो पानी को गुजारा जाता है और जो हेवीली पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर से चला जाता है। अब इसके बाद हम सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन करेंगे, लेकिन हम जो है एक यूनिट इसमें इजाफा कर सकते हैं, वो है एरेशन। एरेशन का मतलब पानी में एयर क्वांटिटी बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाएंगे आप देखिए, आप ऐसा हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब पानी जो है यहाँ से फ्लो होगा ऐसे फाउंटेन की तरह, और इस पे से ऐसा गिरते 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 ड्रेन्स बने होते हैं, ड्रेन्स में से वो चला जाता है। यहाँ भी वैसे गिरते गिरते ड्रेन्स बने होते हैं, ड्रेन्स में से वो चला जाता है। ठीक है, ये सर्कुलर रहता गोल। तो यहाँ पे जो पानी ऊपर से नीचे सा गिरता है तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें एयर जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, इससे जो पानी में बदबू है या जो है आपके ओडर्स यानी कि बदबू है, ये तमाम चीज़ें वो पानी में ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये चली जाती है, इसका यानी कि असर नहीं रहता बदबू का। एरेशन। अब उसके बाद अब सेडिमेंटेशन करना है। सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब एक टैंक होगा, पानी आएगा, पानी जाएगा और साथ में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बढ़ जाएंगे, ये प्लेन सेडिमेंटेशन है। लेकिन सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन, मतलब कोगुलेशन का मतलब हम केमिकल ऐड करेंगे, कोगुलेंट ऐड करेंगे, आमतौर पर एलएम ऐड करेंगे। तो एलएम ऐड करने से क्या होगा, एलएम ऐड करने से पानी में आयोनिक फॉर्मेशन होगा, आयन फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, उससे प्लस पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस होंगे और वो पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे और वो अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा भाई, जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह जमा हो जाएंगे। एक जगह जो पार्टिकल्स जमा होते हैं वो उसको फ्लक बोलते हैं, फ्लक्कुलेशन ये। और उसके बाद वो जो जमा होने से क्या होगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, वो पार्टिकल्स खुद ब खुद नीचे बढ़ जाता है। यानी कि सेडिमेंटेशन को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोगुलेशन, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन इसमें किसको ऐड करेंगे, एलम का, एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो सल्फेट। तो एलम ऐड करने के बाद इसके यानी कि एलम ऐड करने का जो प्रोसेस है, मिक्सिंग का प्रोसेस है, मिक्सिंग के प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। और मिक्सिंग के प्रोसेस होने के बाद जो फ्लक फॉर्मेशन होता है वो नीचे बैठता है, उसको बोलते हैं फ्लक्कुलेशन। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एक टैंक होता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर अगर टैंक है तो बीच में एक छोटा सा टैंक बनाया जाएगा, ये कोगुलेशन के लिए काम आएगा। यहाँ पे मिक्सिंग होगी, पानी को मिक्स किया जाएगा, उसके बाद एलम ऐड करने के बाद और उसके बाद
ये जो पानी है एलएम ऐड होने के बाद, कोगुलेशन होने के बाद, ये इस चैम्बर में जाएगा, ठीक है, ये इस चैम्बर में जाएगा और यहाँ पर वो पार्टिकल्स सेटल होंगे। फिर इसके में ड्रेन्स बने होते हैं, वो ड्रेन्स के ज़रिए ये पानी आगे चला जाता है, ठीक है। या रेक्टेंगुलर चैम्बर भी होता है, फिल एंड ड्रॉ, यानी कि ये जो अभी तो यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि एक बार टैंक को फिल करते हैं, पार्टिकल सेटल होने के लिए टाइम देते हैं जिसको डिटेंशन टाइम बोलते हैं, उसके बाद वो टैंक को खाली कर दिया जाता है, फिर से फिल किया जाता है। अब ये ऐसा कोई टैंक अभी यूज़ में है नहीं, अभी क्या है कंटिन्यूस फ्लो वाला टैंक्स हैं, चाहे रेक्टेंगुलर टैंक्स हैं वो भी कंटिन्यूस फ्लो वाले हैं, और यानी कि सर्कुलर टैंक्स हैं वो भी कंटिन्यूस फ्लो वाले टैंक्स हैं। तो इसमें अगर रेक्टेंगुलर है तो देखिए ऐसा होता है, इसका लेंथ बड़ी होती है, तो यहाँ से पानी एंटर होता है यहाँ, और बाद में आगे से वो पानी ओवरफ्लो होकर चला जाता है। तो ये जो टाइम टेकन फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, इट इज़ कॉल्ड डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई पार्टिकल्स कितने सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो नीचे नहीं बैठ रहे हैं, एक तो जो नीचे बैठ जा रहे हैं वो तो ग्रिड चैम्बर में ही निकल गए, और नीचे जो नहीं बैठना चाह रहे हैं जिसका यानी कि वेट कम है, सस्पेंडेड है, कोलाइडल पार्टिकल्स है, उसको बैठाने के लिए हम ये तमाम मेहनत कर रहे हैं, कोगुलेशन कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन में सर्कुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूस फ्लो वाले हैं, आजकल जो यूज़ कर रहे हैं हम कंटिन्यूस फ्लो वाले। कंटिन्यूसली पानी आता रहता है और साइलेंटली पानी वहाँ ठहरता है, और कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता पानी आगे जाता रहता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन है, मतलब इसके कोगुलेशन भी हो गया, सेडिमेंटेशन भी हो गया, इसके बावजूद और पार्टिकल्स रहते हैं जो सेटल नहीं होते हैं, जो सेपरेट नहीं होते हैं। तो उस पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर बेड्स का इस्तेमाल करेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे भाई, सैंड फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, सैंड बेड्स, सैंड बेड्स, सैंड के यानी कि चैम्बर्स होते हैं, यानी कि टैंक्स होते हैं जिसमें सैंड बेड्स बनाए जाते हैं, और सैंड बेड में यानी कि पानी ऊपर से आता है, नीचे से जाता है, और इन बिटवीन क्या होता है, ये पार्टिकल्स वहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। अब पानी जब आएगा, ये सैंड बेड में से पानी नीचे जाएगा, तो इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो इसके किनारों में, इसके कोनों में, गैप्स में वो फिल होना शुरू होते हैं। होते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है, ऊपर की लेयर पूरे पार्टिकल्स से जम जाती है, उसको डर्टी स्किन कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर का जो लेयर है, अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, कैंडल फिल्टर्स जहाँ पर हैं, यानी कि पुराने यानी कि कैंडल फिल्टर्स यूज़ करते हैं लोग, तो उस कैंडल्स पर यानी कि ऊपर पानी डालते हैं, नीचे से पानी आता है ना, साफ़ पानी, तो कैंडल्स पर जो लेयर जम जाती है, लेयर, हाँ, वही सेम तरीक़े की लेयर यहाँ पर भी जम जाती है। और ये जो लेयर है, ये लेयर असल हम साफ़ करने का छन्नी है, साफ़ करने की क्या कहते हैं आपको, यानी कि ये साफ़ करने का ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो आमतौर पे ये जो यानी कि जिसे डर्टी स्किन कहते हैं, ये जो लेयर है पार्टिकल से जो जमती है, वो लेयर आने वाले पानी में, क्योंकि वो लेयर जो होती है उसमें पोर साइज बहुत कम होता है, वो पार्टिकल्स को नीचे जाने के लिए रोकेगी, ठीक है, तो उससे पानी साफ होगा। लेकिन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। अगर ये लेयर बढ़ेगी और बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्वालिटी बड़ी अच्छी रहेगी, क्वालिटी के अंदाज से क्वालिटी इम्प्रूव होती रहेगी अगर लेयर बढ़ते रहेगा। लेयर तो होना ज़रूरी है, लेयर बनेगा तभी पानी साफ़ होगा, लेकिन
हमारे घर में भी हम क्या करना है, बहुत कम उस कैंडल्स पे के लेयर्स को साफ़ करना है, क्योंकि वो लेयर ही है जो पानी को साफ़ कर रही है। बिल्कुल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो गया, यानी कि क्वांटिटी आपको नहीं आ रही है, उसी वक्त आपको उसको साफ़ करिए, वो भी हाथ से साफ़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साफ़ करने के लिए हम बैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नीचे से पानी ऊपर जाएगा। टैंक रहता है ना हमारा, यानी कि ओवरहेड टैंक के ज़रिए पानी नीचे से ऊपर जाएगा। जब इसको साफ़ करना होगा तो ये जो ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो उछल कर पानी के साथ ड्रेन्स के ज़रिए बह जाते हैं। इसको बोलते हैं बैक वॉशिंग, ठीक है। तो इसमें स्लो सैंड फिल्टर में क्या है, मैन्युअली करते हैं बैक वॉशिंग, और रैपिड सैंड फिल्टर में आप जो अरेंजमेंट है ओवरहेड टैंक से बैक वॉशिंग का, उसके ज़रिए आपके रैपिड सैंड फिल्टर यानी कि साफ़ होता है, क्योंकि यहाँ पे सफाई ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है इसको, इसलिए ये फिर से फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाता है। और स्लो सैंड फिल्टर में मैन्युअली ऊपर की लेयर साफ़ करते हैं खाली कर कर, तो इसलिए वहाँ पे ये जो फिर से टैंक फिर से जो है आपके फिल्ट्रेशन के लिए तैयार होना ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। रैपिड सैंड फिल्टर में टाइम, बैक वॉशिंग में क्योंकि हम अरेंजमेंट करा हुआ है, हमारे पास ओवरहेड टैंक है, बैक वॉशिंग अरेंजमेंट्स हैं, नीचे नोजल्स लगे हुए हैं ताकि पानी आए और ऊपर से वो पार्टिकल्स को उछाल दे और वो लेकर चला जाए, फिर से फ़िल्टर साफ़ हो जाए ताकि फिर से नए पानी को साफ़ करने के लिए वो तैयार हो जाए। तो जैसा जैसा लेयर बढ़ेगी क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम एक लेवल के बाद इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी क्योंकि कम आ रही है तो हम इसको साफ़ कर देंगे। तो यही फ़र्क है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में। और प्रेशर फिल्टर में क्या है, पंप्स के ज़रिए सैंड बेड्स वो क्योंकि क्लोज रहते हैं, वो पंप्स के ज़रिए पानी को उसमें से फ्लो किया जाता है, प्रेशर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए लास्ट यूनिट जो है, इसमें क्या है आपके डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोरीन गैस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, और आपके जो है पाउडर फॉर्म में तो वो रहता ही है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। क्लोरीनेशन के ज़रिए डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। तो स्क्रीन्स, ग्रिड चैम्बर, एरेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग गौर कीजिए। सेडिमेंटेशन में भी हम एक टैंक, दो टैंक स्टैंड बाय रखेंगे ताकि यहाँ कोई रिपेयर वर्क हो, कोई मेंटेनेंस वर्क हो तो वो दो बाकी के टैंक्स हम इस्तेमाल कर सकें। फिल्ट्रेशन में भी एक टैंक, दो टैंक हम क्या करेंगे, आपके बैकअप के लिए रखेंगे, स्टैंड बाय रखेंगे, ताकि जब यहाँ पे बैक वॉशिंग होती रहे या जो है साफ़ सफाई होती रहे, मेंटेनेंस वर्क होता रहे, तो बाकी के दो फिल्टर्स हम इस्तेमाल कर सकें। पानी का जो बहाव है वो रुकना नहीं है। अब डिसइंफेक्शन के बाद अब क्या है, अब आखिरी जो चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ओवरहेड टैंक चाहिए, यानी कि स्टोरेज चाहिए। ये पानी पूरा स्टोर करना, स्टोर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या है स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ पे, ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक में स्टोरेज करेंगे, पानी की टांकी जिसे कहते हैं, वो उसमें स्टोर करेंगे और उसका लेवल ऐसे रखेंगे, लेवलिंग के ज़रिए। प्रोफाइल जो गांव का जो प्रोफाइल है, जहाँ पे आप जो जिस मकाम पे, जिस इलाके में आप पानी सप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये देखेंगे कि भाई कितना लेवल तक जाना है, उसके हिसाब से इसका लेवल डिसाइड होता है और स्टोरेज किया जाता है। यानी कि ग्राउंड लेवल पे भी कभी कभी स्टोरेज किया जाता है, और एलिवेटेड रिजर्वायर्स भी होते हैं, वहाँ पे भी स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, बड़े पाइपलाइंस, छोटे पाइपलाइंस और छोटे पाइपलाइंस के बीच में जॉइंट्स, वाल्व्स, फिर लोगों तक जब पहुंचता है तो फिर वहाँ पे
वाटर मीटर्स, दीगर चीज़ें। तो ये एक सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट के बारे में एक खाका है, एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आज की क्लास में, ताकि ये समझ में आ जाए कि वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। एक बार फिर मैं 1 मिनट के अंदर बोलने की कोशिश करूँगा। वाटर रिसोर्स से इनटेक स्ट्रक्चर के ज़रिए पानी सप्लाई होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले स्क्रीन्स, उसके बाद ताकि बड़ी चीज़ें रुक जाएँ, ग्रिड चैम्बर ताकि सेटलेबल सॉलिड्स क्लियर हो जाएं, एरेशन ताकि पानी में बदबू ओडर जो है ख़त्म हो जाए और डिज़ोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाए। उसके बाद कोगुलेशन ताकि पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स चार्ज हो जाएं, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर फ्लक फॉर्म होकर वो नीचे बैठ जाए। कोगुलेंट ऐड करने के प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं, और कोगुलेंट की वजह से जो फ्लक फॉर्मेशन होता है और जो फ्लक नीचे बैठता है वो उसको बोलते हैं फ्लक्कुलेशन। फ्लक फॉर्मेशन को फ्लक्कुलेशन बोलते हैं, और वो नीचे बैठने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फ्लक्स नीचे बैठने का प्रोसेस सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिटेंशन टाइम, कितने देर तक पानी को वहाँ आप रोके रख रहे हैं। उसके बाद और सेडिमेंटेशन टैंक कंटिन्यूस फ्लो वाला है, यानी कि फिल एंड ड्रॉ वाला नहीं है आजकल जो यूज़ में। उसके बाद फिल्ट्रेशन, यानी कि सेडिमेंटेशन में भी जो सेपरेट नहीं हो सके हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर हो जाएंगे। और फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर होने के लिए जो ऊपर वाली जो लेयर है, डर्टी स्किन जिसको बोलते हैं, वो लेयर काम देती है। लेकिन वो लेयर अगर बढ़ जाए तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी वो कम हो जाएगा, इसलिए उसको बैक वॉश करते हैं, या स्लो सैंड फिल्टर है तो मैनुअली उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद डिसइंफेक्शन, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीनेशन का इस्तेमाल होता है, गैस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में। तो डिसइंफेक्शन के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पहले स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज में ओवरहेड टैंक या सरफेस टैंक्स लगाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए पानी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये क्लास मैं ख़त्म करता हूँ, फिर किसी और क्लास में ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।